सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं शाम को आपके 25 क्वेश्चन लेकर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए क्वेश्चन होंगे। बेसिकली ये रेलवे, एसएससी, टेट और पैरामेडिकल चाहे दिल्ली का, कानपुर या अपने सैफई इटावा से संबंधित कोई भी पैरामेडिकल है उसमें पूछे जाने प्रश्न वालों पर हम लोग देंगे। अब ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग डेली 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या क्या है। इनको इंग्लिश में कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल, तो जो रेयर अर्थ मेटल हैं ये जो पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को दो सीरीज़ के अंदर आपने डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड, जिनको शॉर्ट में एल और ए से डिनोट करते हैं। तो ये इनकी संख्या आवर्त सारणी में इनका स्थान जो है आवर्त सारणी में सबसे नीचे होता है और इनकी संख्या 14 होती है। चलिए आइए इसके बाद डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विकर्ण संबंधित प्रदर्शित करने वाला तत्व क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये विकर्ण संबंध जो है वो विकर्ण संबंध क्या होता है, यानी कि विकर्ण संबंध किसको कहते हैं। तो जो समूह आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं उसमें आप दूसरा समूह उठाते हैं जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम ये सब से सभी तत्व आते हैं। इधर आप समूह 13 की बात कर लेंगे तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये इस प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने समूह से विकर्ण रूप में यानी विकर्णीय रूप में अपने गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ कार्बन और यहाँ सिलिकॉन, तो बोरान जो है सिलिकॉन के साथ करता है। इस तरीके से रूप जो सेम गुण प्रदर्शित करने का कारण क्या है, इनकी सिमिलर एटॉमिक साइज, इनके परमाणु आकार एक जैसे होते हैं, इस वजह से ये समान गुण प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ये गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 लिया है और ये ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट हैं। तो इन्होंने पूछा है कि प्रथम आवर्त के तहत, तो द्वितीय और तृतीय आवर्त के तहत, तो बी और सी दोनों। तो जो विकर्ण संबंध जो है वो ग्रुप नंबर 2 और 3 दोनों के बीच में पीरियड नंबर 2 और 3 के जो तत्व हैं वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये यहाँ से क्या आ रहा है, ये तो होते हैं ग्रुप और इधर होते हैं आवर्त। तो जब आप बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम नंबर 2 और ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आवर्त नंबर 3। तो यहाँ बात आवर्त की हो रही है। तो द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्व जो हैं वो गुण प्रदर्शित करते हैं। ये समूह 2 के एलिमेंट उठाए थे हमने आपको, ये समूह 3 के उठाए थे। तो यहाँ 2 और 3 का ये भी कर रहा है। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो कुछ हद तक ये फास्फोरस जो है इसके साथ सिमिलरिटी प्रदर्शित करेगा। इसी तरीके से आगे प्रोसेस ये बढ़ती रहती है, ये एक दूसरे के साथ गुण प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन जो है वो आर्सेनिक के साथ ये अर्धचालक के रूप में दोनों ही यूज करे जाते हैं। तो इस तरीके से ये 2 और 3 वाले जो हैं बेसिकली एक दूसरे से गुण प्रदर्शित करते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक समतल उत्तल देश की वैसे वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रेडियस से अगर आप इसका रिलेशन देखेंगे तो r = 1/f होता है। जब सेंटीमीटर में दे रखी होती है तो 100/f रखते हैं। जब आप सेंटीमीटर में इसको निकालेंगे तो यहाँ पर इसने अब वर्तनांक भी दे रखा है और लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करेंगे। क्या होगा, 1/f = n-1 × 1/r, या वर्तनांक के लिए भी रिलेशन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम यहाँ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट करिए क्या हो जाएगा। इस जगह पे आगे बढ़ाते हैं, n-1 की जगह पे 1.5 - 1 × 1/, रेडियस की जगह पे 20 रख लिया तो हो गया 0.5/20। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5/200 हो गया। 1/f = चलिए इसको हटा के दोबारा से लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 1/f = n-1 × 1/r।
ये हो गया था आपका 0.5, 1.5 से माइनस करोगे रेडियस ये, इसको और कैलकुलेट किया तो ये हो गया। जब आप f की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/f की जगह ये हो जाएगा अपोजिट, तो क्या हो जाएगा अपॉन 5 लगाएंगे, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, केमिस्ट्री से है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। विद्युत ऋणात्मकता कम है का मतलब है विद्युत धनात्मकता ज़्यादा है, ये पूछ रहा है विद्युत धनात्मकता। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो तत्व है वो लिथियम है, और लिथियम की जो रिडक्टिव वैल्यू है E0 का मान है वो माइनस का 3.04 है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा एक अपचायक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज कर लेता है। तो जो Li है वो Li सिंगल पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन के रूप में अलग हो जाता है, तो ये सबसे अच्छा धनात्मक माना जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि धातु के एक गोले की जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलम आवेश दिया जाए तो विभव क्या होगा। वैसे विभव गोले के अंदर निकालने के लिए विभव आप लोगों ने 12th में पढ़ रखा होगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे अगर हम कांस्टेंट बना ले पूरा तो इसको हम लोग K कह देंगे, तो हो जाएगा V = K × Q/R। तो यहाँ पे जो K होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट की क्या होती है 9 × 10⁹, ठीक है। और इसकी जगह पे आप 1 रख देंगे, रेडियस की जगह पे यहाँ पे दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग किस में रखेंगे मीटर में, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 0.01 या 10⁻², ठीक है। 1 क्या है 1 सेंटीमीटर है और 10⁻² मीटर, ऐसा लिखोगे मीटर, ठीक है। या 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻² है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो 9 × 10⁻9 + 2, तो हो जाएगा 9 × 10 11 हो जाएगा, ठीक है 10⁻11। तो यहाँ पे आंसर आपका अपना सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर चुके हैं, 9 × 10⁻11 वोल्ट है। चलिए अगला करते हैं, केमिस्ट्री से है, शनिवार किसका एस का, तो शनिवार जो है शनिवार का सूत्र होता है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको हम लोग कृत्रिम कपूर भी कहते हैं, कृत्रिम कपूर, ठीक है। तो कृत्रिम कपूर जो है वो HgS होता है। चलिए अगला कहते हैं कि जल निकास, यानी निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, जल निकास है, उसको क्या कहते हैं जिसका pH मान 2 से लेके 4.5 के बीच में होता है। इसका मतलब क्या हो गया 4.5 होने का मतलब क्या है कि 0 से लेके 4.5 होने का मतलब है वो एसिडिक ही है सॉल्यूशन। अभी एसिड का क्या क्या ऑप्शन है, कोल, ठीक है, ये आपका कोल कोयला से संबंधित है। एसिड माइंस, हाँ जो खदान होती हैं जिनमें एसिड कहीं ना कहीं निष्कासन होता है, उसके साथ जो जल निकास होगा उसका pH मान जो है 2 से लेकर 4.5 के बीच में होगा। तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन बी, जिसमें जो एसिड माइंस हैं उससे जो वेस्ट वाटर निकलेगा, जल निकास होगा, वो अम्ल का ही होगा। भारी जल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, तो चलिए आइए जानते हैं भारी जल, और भारी जल को हम लोग कहते हैं D2O। ये क्या है, भारी जल है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है ड्यूटीरियम, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार 2 है। जब आप इसका अणुभार निकालेंगे तो 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल हो गया 20। आपका अणुभार कितना हो गया 20। तो याद रखिए जब कभी भी आपको परसेंटेज निकालना होता है तो टोटल का अणुभार आप रखते हैं नीचे, जिसका निकालना होता है उसका ऊपर रखते हैं। तो ऑक्सीजन का रख दीजिए 16 इंटू प्रतिशत पूछा है तो 100 का गुणा कर दीजिए प्रतिशत, तो यहाँ पे आप करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 16 × 5 बराबर 80 हो जाएगा। तो ये होता है 80%, ठीक है। भारी जल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी 80%। यहीं आप अगर आप बात कर लेते हैं H2O की, अगर आपसे H2O पूछा जाए तो हाइड्रोजन का 2 रख लिया और इसका 16 रख लिया, तो अणुभार हो गया 18 हो गया। इसके बाद जिसका पूछा जाए इसको ऊपर, तो ऑक्सीजन का 16 रख ले, इंटू कर लीजिए 100, 2 से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, 2 से करेंगे 8 आएगा, तो इससे ये काट दीजिए, तो ये 9 एकम 9, ये 11.1 बार जाएगा, और जब आप 8 का गुणा करेंगे तो 88.8% आएगा। तो याद रखिए जल का
प्रतिशत मात्रा, जल में अगर वो ऑक्सीजन पूछता है तो 88.8% आएगा, और भारी जल में अगर प्रतिशत मात्रा पूछता है तो वो 80% आएगा। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन से खनिज में एल्यूमिनियम नहीं है। तो जो क्रायोलाइट है वो क्या होता है, NaAlF3। माइका जो है वो भी एल्यूमिनियम का एस्क है, ये इसका बड़ा फार्मूला होता है। फ्लोस्पार जो है उसका फार्मूला CaF3 होता है। और चलिए यही, इसी में एल्यूमिनियम नहीं है तो यही अपना आंसर हो जाएगा कि Al जो है एल्यूमिनियम, कौन सा खनिज ऐसा है जो एल्यूमिनियम का नहीं है, तो फ्लोस्पार का सूत्र CaF2 होता है और इसमें आपका एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को किसने खोजा था। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है बेटा, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिसमें दो रासायनिक पदार्थों को अलग किया जाता है। दो रासायनिक पदार्थों को विभेद करते हैं या उनको अलग अलग कर देते हैं। अलग करने की, दो पदार्थों को अलग करने की विधि है। दो पदार्थों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। ये है क्रोमेटोग्राफी। वैज्ञानिक थे स्वेट, जिसने इसका अध्ययन किया था, जिसने खोजा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। कोश का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोग ही बताएंगे कोश का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है, ठीक है। लगभग सभी लोगों का आंसर सही होगा, हमें उम्मीद है। आप लोगों ने भी वही कुछ जो ऑप्शन है आपने चूज किया होगा इसका आंसर। जी, इसका आंसर स्वीडन और स्वान होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। MnO4 सिंगल नेगेटिव, MnO4 सिंगल नेगेटिव, जब आपको ऑक्सीडेशन निकालना है तो इसको X मानोगे, +4 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस का 2 होता है और बराबर में माइनस का 1। X बराबर माइनस का 8 जब इधर जाएगा तो प्लस का 8 और -1, X इक्वल टू हो जाएगा +7। तो यहाँ ऑक्सीडेशन कितना निकलेगा, +7। चलिए अगली बात करते हैं। केंद्रका में मुख्य केंद्रता, वो केंद्रका जो है न्यूक्लियस है, मुख्यतः बने होते हैं RNA और प्रोटीन्स के। जी बिल्कुल सही जवाब, 13 का आंसर हो जाएगा B। क्या होते हैं, जो केंद्रका है वो RNA और प्रोटीन्स की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बात करते हैं। वो पूछ रहा है सेमोफाइट्स जो होते हैं वो बालू और बजरी पर उगने वाले पौधे को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना है। एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन क्या होती है, समझ लीजिए 1 मिनट। एसिड रेन है जो वो बादल में उपस्थित गैसें जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जो गैसें रहती हैं वो बारिश के साथ धुलकर आ जाती है और वो ज़मीन पर एसिड अपने साथ ले आती हैं। जब आप इसको एसिड में जोड़ोगे तो H2CO3 बनाएगा, ये H2SO3 बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। तो इसका अध्ययन रॉबर्ट एंगस स्मिथ थे, इन्होंने पहली बार किया था, इसलिए अम्ल वर्षा के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से डाला है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 और क्वेश्चन एक बार फिर से फिजिक्स से है। चलिए फिजिक्स से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे घनत्व तो दे रखा है, ये भार है, आयतन दिया है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन अगर आप लगाते हैं तो ये किसके बराबर होता है, घनत्व के बराबर होता है, जब आपको घनत्व लगाना होता है। अच्छा अब बात, उसने भार दे रखा है, क्या दे रखा है, भार। उसने द्रव्यमान नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, द्रव्यमान बटे क्या लगा देंगे, गुरुत्वीय त्वरण या जी का मान, ठीक है। तो भार उसने दे रखा, सॉरी द्रव्यमान गुणे जी लगाना पड़ेगा तब बनेगा भार, ठीक है। तो क्या करोगे, भार उसने दे रखा है 10.8 डिवाइड बाई जी, तो आंसर हो जाएगा 1.08। इसकी जगह पे आप रख दीजिए यहाँ पे द्रव्यमान रख के क्या लिख लीजिए, भार। तो अब तो आगे चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भार की जगह पे लिख दिया 1.08 अपॉन, अब ये क्या करेंगे, घनत्व को आप इधर ले आइए तो आयतन वहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि हमें आयतन ही निकालना है। तो घनत्व की जगह पे हमने लिख दिया 5000, ठीक है। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं। आप 100 का गुणा कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 108 और नीचे करेंगे आप तो हो जाएगा 5000 गुणे 100। 5 से भाग दीजिए, 5 से करते हैं 5 दूना 10,
5 एकम 5 और 5 एक 30 गुणे 10 पे पावर 1 2 3 4 5 माइनस की 5 ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आंसर किस में आएगा? किलोग्राम। आयतन है जो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये जो आंसर आपका आएगा वो मीटर में आएगा। किस में? मीटर में। बनाना किस में है? आंसर पूछ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसकी जगह पे आप मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 पे पावर हो जाएंगी 4। 1.06 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 10 टू पावर 4। अच्छा, कितना था? 21.6 था। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसको भी चेंज करना था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 21.6 इंटू यहाँ से 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का, तो बनेगा 2.16। नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा जी के मान में प्रॉब्लम होगी और जी का मान वहाँ सुधारेंगे तो 2 पावर और आएगी उस पर, जो यहाँ पे नहीं रखा हुआ है सेंटीमीटर में बदलने पर। तो ये हो जाएंगी 10 पे पावर 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 21.6 गुणे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 216। चलिए, आंसर आपका हो जाएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है 18। फ्लैश विधि से पास्चुराइजेशन की रिएक्शन होती है तो उसमें दूध को गर्म किया जाता है। सभी लोगों को ये आंसर पता होगा, 72 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप डिस्कशन करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 है, और तांबे की कमी से हो जाता है। तांबे की कमी से हो जाती है, रक्ताल्पता भी हो जाती है और CNS की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। एक शिशु सांस लेता है, एक वयस्क मनुष्य जो है 72 बार लेता है, और शिशु जो है उस समय अगर मापा जाएगा तो ये 1 मिनट में 26 बार आपका आंसर सही होगा। ऐसी प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें गैस जो है वो सीधे ही ठोस में बदल जाती है, तो वो डिपॉजिट होती है उस पर। ये आयनाइजेशन की रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें क्लियर होता है, तो ये डिपोजिशन होता है, उस पर डिपॉजिट हो जाती है। अब आप बात करते हैं जड़त्व की, इनर्शिया। जड़त्व जो गुण है वो क्या होता है? वो प्रत्येक वस्तु में होता है, और वो क्या होती है? वस्तु क्या चाहती है? अगर वो ब्रह्मावस्था में है तो वो ब्रह्मावस्था में ही रहे। ठीक है, अगर वो गति कर रही है तो गति की अवस्था में रहे। दुनिया की प्रत्येक चीज़ यही चाहती है कि अगर वो गति करे तो गति में रहे, ब्रह्मावस्था में तो ब्रह्मावस्था रहे। प्रत्येक वस्तु का ये गुण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। एक वृत्ताकार गति है और प्रक्षेप गति है। प्रक्षेप गति कुछ इस तरीके से, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। और वृत्ताकार गति कर रही है तब भी कैसा है? ये 2 डायमेंशनल मोशन है, केवल 2 ही डायरेक्शन में गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप बात करते हैं तो क्षैतिज गति में नियत चाल से घूमती हुई वस्तु का गतिज ऊर्जा जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से घूमती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, कांस्टेंट होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। फ्रैक्शनल फोर्स है एक अनरिजर्व्ड फोर्स, यानी कि असंरक्षित बल है। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन, और आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर को लेके नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे आप सभी के लिए। तब तक धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।